अगर सिस्टम आपको रिमूव करता है तो प्लीज दोबारा ज्वाइन कर ले। ओके, आई थिंक आई शुड मूव टू द स्लाइड्स। Okay, so welcome to this second discussion on Machiavelli, and this is not actually the second discussion, but it's somehow the last discussion on Machiavelli, because today I want to mainly focus on some basic criticism that is developed over Machiavelli, and before that I will also make a comparison between Plato and Machiavelli. Though I'm not making this up from myself, it is already available in your books. जो आपके पास रीडिंग मटेरियल है ब्रायन आर नेल्सन का स्पेशली, तो मैंने वहां से डिराइव किए हैं ये सारी चीजें, एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट these things from his perspective, right? So राइट, इन सेकंड स्लाइड्स पे यू कैन सी के एक लेआउट मैंने आपके सामने रखा है कि प्लेटो माकियावेली के हवाले से हम बात करेंगे, कुछ यूनिकनेस का भी जिक्र करेंगे कि माकियावेली ने क्या कौन सी चीजें हमें दी हैं जो कि शायद यूनिक हैं, और उसके साथ साथ माकियावेली के एथिक्स के ऊपर प्रोफेसर इजाया बर्लिन, जो एक ब्रिटिश फिलोसफर था 1970s 60s में, उन्होंने कुछ अपने एक ऑब्जर्वेशन का एक वो किया है, तो उसको मैं डिस्कस करूंगा, और फिर बेसिक प्रॉब्लम्स का जिक्र करेंगे कि मैकियावेली के पॉलिटिक्स में है, और जो उसमें मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं, आई विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ एपिस्टेमोलॉजी इन हिज थॉट, ठीक है? बट keep on mind, I'm talking from Brian R. Nelson's perspective, right? There is also this discussion about his understanding of power, what is power or what constitutes power. I think, and this is my criticism on Machiavelli, दो मैं इसके ऊपर डिटेल में बात नहीं करूंगा, मैं किसी दिन इन पर्सन क्लासेस के अंदर आपके साथ पावर के ऊपर डिस्कशन करूंगा, जो कि मेरे ख्याल में आई थिंक जो प्रॉब्लम है माकियावेली का उस पे मैं जिक्र करूंगा, थोड़ा बहुत ब्रीफली आप लोगों के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू में रखूंगा, और फाइनली विर्तु फॉर्टूना या वर्चू और फॉर्चून के हवाले से कुछ बात है जो कि उसके कंक्लूजन में है, तो इसी तरह ही आज का डिस्कशन होगा. Let me jump right into the discussion of Plato versus Machiavelli, or this comparison between Machiavelli and Plato. Machiavelli एक ऐसा writer है who is relying on appearances. He advocates appearances. उनका ख्याल ये है कि लोग just sense perception के पीछे भागते हैं, लोग जस्ट एम्पेरिकली चीजों को देखते हैं, जो उसको नजर आता है उस पर बिलीव करते हैं, रादर देन के एक थिंकिंग या रैशनल बेसिस पे वो किसी चीज को एडॉप्ट करते हैं. मैकियावेली का सिंपल अंदाज में उनके कहने का मकसद ये है कि जो एम्पेरिकल चीजें होती हैं, जो हमें नजर आती हैं, वो ज्यादा रिलायबल है एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, राइट? और अगर आपको याद हो अगेन Plato के perspective से, there you will see के Plato goes beyond the appearances. He believes के जो चीजें outside the appearances हैं वो ज्यादा reliable, trustworthy, and we should rely on them, right? Like उनका कहने का मकसद ये है कि epistemology, the source of knowledge, जिन चीजों को हम देखते हैं और उसके ऊपर ये क्लेम करते हैं कि I know this, फॉर एग्जाम्पल, जब आप ये आई नो का क्लेम करते हैं, तो उसके पीछे जो चीज मैटर करती है अकॉर्डिंग टू मैकियावेली, वो आपके सेंस परसेप्शंस हैं. बट प्लेटो वुड से कि नो, जो चीजें नोइंग के जुमरे में आती हैं या नोइंग एपिस्टेमोलॉजी के सेक्शन के अंदर आती हैं, वो आपकी वो चीजें हैं जो बियॉन्ड अपीयरेंसेस हैं, ठीक है? सो देयर इज दिस क्लैश बिटवीन Machiavelli and Plato, right? In reducing politics to appearances, Machiavelli and many political thinkers since clearly returns to sophistic political principles. आपको याद होगा वो sophistic perspective
जो सोफिस्ट कहते थे कि जो हेलो। Listening, sir. सर योर वॉइस इज डिसअपियर। did you ask me or what happened? यस सर। अब तो सुनाई दे रहा है आपको? जी सर, आप प्लेटो की बात कर रहे थे कि वो एपिस्टेमोलॉजी, इसके ओके बाद सर आवा। ओके गुड। ओके अगेन लेट मी शो यू द स्लाइड्स अगेन। आई एम नॉट श्योर कि क्या हो गया है इसके साथ, पता नहीं आज क्या प्रॉब्लम चल रहा है। सर पूरी दुनिया में नहीं है सर, पूरी सबकी जिंदगी में यही प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। ये क्लासेस लेते ही नहीं सर, पूरा मसला ही खत्म करते हैं। वो तो खैर अलग बातें हैं, बट प्रॉब्लम्स तो हर जगह पे होते हैं, बट पता नहीं आज मेरे साथ स्पेशल प्रॉब्लम्स हैं। बट एनीवे लेट्स कम टू द थर्ड स्लाइड। आपको शायद स्लाइड नजर आ रहा है। सो वो चीज जिसको प्लेटो अनजस्ट कहता है, ठीक है, उनको सोफिस्ट वर्चू कहते थे। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, और जिसको फॉर एग्जांपल सोफिस्ट वर्चू कहते थे, प्लेटो के हिसाब से वो एक ईवल है। ठीक है, सो you will recall that he devoted his life to demonstrate that what sophists called virtue is in reality an evil, right? So like there is this crucial difference between Plato and Machiavelli, right? But the question is, और ये ब्रायन आर नेल्सन हमारे सामने एक क्वेश्चन रखते हैं कि who is correct, Plato और Machiavelli, right? सर और प्लीज शायद जी, सर स्क्रीन को रिफ्रेश करें, स्लाइड नजर नहीं आए। oh goodness me, okay just once, let me try that again. Can you see it now? यस सर। Okay, great. So I was saying कि नेल्सन ये कहता है कि who is correct, प्लेटो और मैकियावेली, राइट? और ये यहाँ पे शायद क्वेश्चन आता है वही एपिस्टेमोलॉजी का, और या जो बड़े लार्जर क्लेम्स हैं अबाउट लाइफ, अबाउट सोशल वर्ल्ड, अबाउट पॉलिटिक्स फॉर एग्जांपल, कि हर एक बंदे का अपना कोई ना कोई ओरिएंटेशन होता है व्हेन इट कम्स टू हिज और हर बिलीव्स फॉर एग्जांपल। ठीक है, और यहाँ पे वो बिलीफ आई मीन इन द सेंस ऑफ नॉलेज, के हर एक बंदे ने अपने लिए कुछ सोर्सेज ऑफ नॉलेज कंसिडर किए होते हैं जो उनके लिए ज्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं। ठीक है, अगर आप इस बात को समझते हैं कि मतलब हर एक बंदे का एक सोर्स ऑफ नॉलेज है, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल का भी सोर्स ऑफ नॉलेज हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको के सामने क्लियरली रखूं कि मॉडर्न लोगों की एपिस्टेमोलॉजी, मॉडर्न यूरोपियन लोगों की सोर्सेज ऑफ नॉलेज सारी रीजन और सेंसेस के ऊपर रिलाई करती हैं। ठीक है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू फॉर एग्जांपल द मिडिवल वर्ल्ड,
medieval Europeans, for example, they Excuse me, wouldn't sir. just reduce their epistemology. जी 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 सर आप इस वक्त कहाँ पे हैं सर? एक दो तीन बंदे आपको ढूंढ रहे हैं, क्या आप डिपार्टमेंट से क्लास ले रहे हैं? मैं तो डिपार्टमेंट में, लेकिन मैं तो ऑफिस में हूँ ना. Should I open my office here? Yes sir, if we can meet you, some people want to meet you desperately. Okay. कोरोना Not लग some जाएगा. people actually. Israr actually Okay. wants to कोरोना meet लग you. जाएगा, मत ओके बोल. ओके ओके जस्ट ओके. आप यहाँ पे आप लोगों ने शायद वो कॉर्नर्स में देखे होंगे, डॉक्टर अयूब जान साहब का ऑफिस है, उसके बिल्कुल करीब जो गर्ल्स कॉमन रूम है उसके सामने एक ऑफिस है डॉक्टर समीर रजा का. उसी में मैं हूँ. मैं जरा ऑफिस का वो दरवाजा खोलता हूँ. ठीक है. Okay sir. ओके जस्ट वन सेकंड. ओके प्लीज स्टॉप. एनीवे आई होप कि आप मुझे सुन रहे हैं इंशाल्लाह. Exactly, sir. Okay, great. Let me jump back into the slides. So this is all about the question of epistemology. You know, मैं इसके ऊपर बात कर रहा था कि जो sources of knowledge होते हैं वो matter करते हैं. For example, if you are living in a medieval world, for you the source of knowledge might not be just your reason or your senses, rather your traditions and your religious beliefs, for example. So ये चीजें भी मैटर करती हैं उन लोगों के लिए. बट व्हेन इट कम्स टू अ मॉडर्न वर्ल्ड या मॉडर्न लोगों की साइकी को आप देखें तो यहाँ पे एक एम्पेरिकल या रीजन उनको एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज कंसिडर किया जाता है, एज अ रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज. सो आई वुड से कि जो मैकियावेली और प्लेटो के दरमियान यू सी दिस डिस्कार्ड और यू सी दिस this problem, it comes out of the epistemology. It comes out of the sources of knowledge. तो प्लेटो के लिए जो sources of knowledge हैं वो कुछ different हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इन द सेंस ऑफ रीजन, क्योंकि वो रिलाय करता है रीजन पे. बट मैकियावेली के लिए सोर्सेज ऑफ नॉलेज चूंकि एम्पिरिकल हैं, सेंसेस पे वो बिलीव करता है. देयरफॉर देयर यू सी दिस डायकोटोमी, राइट? सो लेट मी जस्ट रीड इट आउट बिफोर यू कि इसमें मजीद क्या है. So once again we note the intimate connection between epistemology and political theory. If, like Plato, one accepts the existence of an objective moral order that people can know and incorporate into their lives, then clearly Machiavelli's prince is evil. अगर आप ये बिलीव करते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सल मॉरल ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिसको लोग एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज कंसिडर कर लें और जिसके ऊपर वो अपनी लाइफ गुजारे, तो फिर मैकियावेलियन पर्सपेक्टिव प्योरली एक इवल पर्सपेक्टिव है. ठीक है. बट इफ लाइक मैकियावेली वन डज नॉट एक्सेप्ट द नोशन ऑफ सच एन ऑर्डर, देन देयर इज नथिंग टू नो इन द प्लेटोनिक सेंस, राइट? लाइक प्लेटो उसके लिए जस्ट एक रिडिकुलस फिगर है, उनके लिए कोई मैटर नहीं करता मैकियावेली के लिए, इन द सेंस कि उनके लिए वो चीजें मैटर करती हैं जो उनको नजर आती हैं. So what is knowable is nothing more than what we would now call the real empirical world.
what Plato had described as a cave world of appearances, के जो नजर आती है वो केव वाला वर्ल्ड, वो केव के अंदर जो वर्ल्ड है वो मैकियावेली के लिए मैटर करता है, ठीक है. So in Platonic terms, we could say that Machiavelli's virtuous prince is one who grasps that he is in the cave, that there is no leaving it, and that knowledge must be confined merely to using and manipulating those shadows and illusions that bind human beings and their societies together. कि इसी केव के अंदर जो इल्यूजन्स हमें नजर आते हैं, जो चीजें हमें नजर आती हैं, जिनको प्लेटो मतलब एक झूठ कंसिडर करता है, उसके अंदर हमने मैनिपुलेशन करनी है, उनको यूज करना है फॉर आवर ओन बेनिफिट, ठीक है. Same goes in the case of Aristotle and Cicero, even जो medieval or ancient again historians. Teleology for example, अगर कोई ये कहे कि लाइफ का एक खास पर्पस है, ठीक है, Machiavelli would say that there is no here in the real sense, in the empirical sense. या अगर आप सिसरो से पूछें के लिए natural law एक चीज है जो कनाट करती है, ठीक है. So there also you will see के you know they like Plato, you will see the discard between these these figures. For example, Cicero, Aristotle, Plato, सबको एक साइड पे कर दिया because in सब के जो sources of knowledge हैं, जो जिस चीज पे वो rely करते हैं वो different है, ठीक है. So that's why Nelson says that Machiavelli is an anti-teleological, वो teleology पे believe नहीं करता. He admits no larger purpose to human events than that which is observable, right? जो उसको नजर आता है वो उनके लिए purpose create करता है. Otherwise, like हमारे लिए हमारे life के अंदर, for example, कोई प्री कंसीव्ड या बिफोर आवर बर्थ कोई प्लान नहीं है अकॉर्डिंग टू मैकियावेली. मतलब जैसे ही आप इस दुनिया में रहते हैं तो वहां पे ही उन रियल सिचुएशन के अंदर ही अपने लिए हल निकालना है. Indeed, in Machiavelli's political universe, there is no form, no natural law, no teleology operating in the affairs of human beings. There is nothing but the empirical reality of politics is given to the observation. So I hope आपको इसकी समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूँ कि Machiavelli's का पोजीशन क्या है when it comes to politics. बट अगर आप फिफ्थ स्लाइड के ऊपर देखें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि ये पर्सपेक्टिव कि फॉर एग्जांपल जो चीजें नजर आती हैं उस पर हम बिलीव करते हैं, या पॉलिटिक्स ऐसी हैं जैसे ही प्रैक्टिस की जाती हैं, ये बात तो कोई नई नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर आप सेंट अगस्टिन से पूछते कि वो जब कह रहा था कि सारी दुनिया प्रॉब्लमेटिक है, इसमें केओस और लाइक सिन है फॉर एग्जांपल, या जो सारी चीजें वो करप्ट हैं फॉर एग्जांपल, तो ये आइडिया तो मिडिवल वर्ल्ड में भी लोगों का था. मतलब दे बिलीव के पॉलिटिक्स का जो वर्क है वो बिल्कुल ऐसा ही है, राइट. लाइक दे कंसिडर्ड पॉलिटिक्स अ वेरी प्रोफेन और वेरी अनसेक्रेड काइंड ऑफ बिजनेस, के इसमें कोई सैक्रेडनेस नहीं है, कोई सैक्रेड बिजनेस नहीं है. सो फिर क्या नई चीज है, क्या कोई नई यूनिक पॉइंट है इस डिस्कशन में? सो वो शायद एक दूसरा पॉइंट है जो कि इसी के साथ ही कनेक्टेड है, बट और उसी के ऊपर इस प्रोफेसर का ऑब्जर्वेशन भी है. तो वो बेसिकली है कि व्हाट इज न्यू इज दैट द प्रिंस इज अ थॉरली amoral work. It's a book about the practical technique of gaining and maintaining political power, techniques stripped of all moral or immoral considerations. Amoral का मतलब यह है कि मैकियावेली सिरे से एथिक्स को एज एन ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड टच ही नहीं करता इन हिज बुक, राइट. अगर सेंट अगस्टिन ये कहता है कि पॉलिटिक्स एक अनसेक्रेड किस्म का प्रोफेशन बिजनेस है, तो वो इसलिए कह रहा है बिकॉज अगस्टिन के ख्याल में he believed in Christianity as a source of knowledge or as a source of ethics, ठीक है, वो उनके लिए एक moral standard था. बट यहाँ पे मैकियावेली का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लाइक वो विदाउट एनी स्टैंडर्ड ऐसी बातें कर रहा है, ठीक है. ये एक ऑब्जर्वेशन है नेल्सन का, लेकिन नेल्सन यहाँ पे बर्लिन का पर्सपेक्टिव भी इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो ये है कि
ये असल में ये बात नहीं है, ये एमोरलिटी की बात नहीं है। प्रोफेसर इज़ाया बर्लिन ये कहते थे कि ये जो बात मैंने कही कि प्रिंस एक एमोरल वर्क है, तो वो कहते हैं कि नो, ही सेड that what is shocking about Machiavelli's political theory is not its denial of ethical values. He argues that Machiavelli possessed a pagan morality based upon the idea that the state itself constituted an ethical standard of value. But its assumption that there exists a multiplicity of ethical standards that are mutually exclusive of one another. I think he sums up very nicely कि ये बात morality की नहीं है, ये बात वो इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ डिफरेंट मॉरल स्टैंडर्ड्स की है कि फॉर एग्जांपल पेगन मॉरलिटी के अंदर चीजें डिफरेंट हैं और क्रिश्चियन मॉरलिटी के अंदर चीजें डिफरेंट हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल जो मैकियावेली अपना एक आइडिया दे रहा है हमें, वो बेस्ड ऑन पेगनिज्म है और उसके अंदर जो स्टेट है वो खुद एक एथिकल स्टैंडर्ड है। मतलब स्टेट के अंदर जो कुछ होता है वो खुद एक स्टैंडर्ड रखता है। ठीक है, मतलब इससे बाहर के लिए किसी स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं है कि जिस पे हम स्टेट को जज करें। स्टेट खुद एक एथिकल स्टैंडर्ड है। ठीक है, और उसी बेस पे फिर मतलब पावर के हवाले से कंसेप्शन या अथॉरिटी के हवाले से कंसेप्शन वो उसी स्टेट से ही आएंगे जिस तरह स्टेट का बिजनेस होता है। ठीक है, so that is how Berlin conceived it, and you can see कि Machiavelli is unique here कि वो यही कह रहा है कि शायद आपका जो एथिकल स्टैंडर्ड है वो डिफरेंट है। ठीक है, और जो मेरा वाला है वो आपसे डिफरेंट है। लाइक बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों एक साथ नहीं रह सकते, हर एक एथिकल स्टैंडर्ड डिफरेंट है। ठीक है, so political ethics in Berlin analysis of Machiavelli is thus different from an exclusive of private or Christian ethics. ठीक है, so वो Christian ethics वाली बात नहीं है। Such a perspective, Berlin argues, shattered the traditional Western assumption that ethical values are rooted in a common standard, natural law, for instance, and possesses therefore a universal validity. मतलब ये universality का एक conception है Christianity के अंदर कि ये सबके लिए एक है। उसके अंदर फॉर एग्जांपल नेचुरल लॉ हो गया या कोई भी स्टैंडर्ड, वो उनको एक यूनिवर्सल वैल्यू से देख रहे हैं। सो इन अदर वर्ड्स यू कैन सी काइंड ऑफ ए प्लूरिवर्स there, you know, not a universe but a pluriverse of morality in Machiavelli, right? In terms of our analysis, the consequences of this perspective could only be the loss of belief in the reality of ethical standards as such. Berlin nevertheless would insist that whatever the consequences of Machiavelli's ethical dualism, he did not personally reject the existence of an ethical standards in politics. So Berlin यही कह रहे हैं कि Machiavelli ने ethics को खत्म नहीं किया बल्कि एक नया स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया जो कि शायद प्रैक्टिकलिटी के बेस पे है और शायद वो स्टेट के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। ठीक है, इसी पर्सपेक्टिव को ये जो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं, but before that let me check कि आप के कुछ questions हैं या okay, it seems there are a lot of no, not just one question. The world still suffers from this lack of standards of ethics that the West propagates fervently today. The mutual exclusiveness between the ethics has caused turmoil and conflict. There is a lack of understanding of what is right. Today's France is an ironic example here. Yes, Mahamya, you may see के अब इसके consequences क्या है? So you are right के मतलब एक universal ethical standards को शायद रखते हुए, but I would say कि इसमें एक और प्रॉब्लम है। शायद एक यूनिवर्सल ऑर्डर सबके लिए एक तरह नहीं है। फॉर एग्जांपल जो लोग यूरोप में रहते हैं उनकी सब्जेक्टिविटी, उनकी कॉन्शियसनेस, उनकी वे ऑफ लाइफ फॉर एग्जांपल वो डिफरेंट है। शायद वो उनके लिए एक मैटर होगा, लाइक मैटर रखता है उनके लिए एज अ वे ऑफ लाइफ जो उनकी यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है फॉर एग्जांपल। बट अगर मैं दुनिया को सिर्फ दो वर्ल्ड में तकसीम कर दूं, लेट्स से नॉर्थ और साउथ में,
for example, or north or south in the sense non-geographical sense. I'm not saying in geographical sense. Non-geographical in the sense के नॉर्थ के लिए जो sources of knowledge हैं वो just reason और सेंसेस हैं, और जो साउथ के लोग हैं या साउथ से जो कनेक्टेड हैं जिसको एपिस्टेमोलॉजी ऑफ द साउथ कहा जाता है, उनके लिए सोर्सेज ऑफ नॉलेज जस्ट रीजन और सेंसेस नहीं है, बल्कि ट्रेडिशन भी है, स्टोरीज भी हैं, रिलीजन भी हैं, मिथ्स भी हैं, बहुत सी चीजें हैं उसके अंदर। तो फिर वहां पे लाइक एक स्टैंडर्ड जो कि सिर्फ जिसके दो ही पोल्स हैं उससे डिराइव किया गया है, उसको इंपोज किया जाए ऑन द वर्ल्ड के जिनके सोर्सेज बहुत ज्यादा है, शायद फिर वो अगेन एक इनकम्पेटिबिलिटी क्रिएट करता है। ठीक है, सो आई वुड से देयर इज नो डाउट कि जो म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस है इसकी वजह से एक दरार पैदा होता है, लाइक कोई यूनिवर्सल राइट का कोई फिर इत्तेफाक नहीं करता कि कौन सी चीज राइट है कौन सी चीज रॉन्ग है। अगेन आई डोंट वांट टू गो इनटू द सो मच इनटू दिस क्वेश्चन, बट लेकिन फिर भी आई वुड से कि जो जो लोग कॉलोनियल्स थे, जो मास्टर्स थे, उनकी मोरालिटी डिफरेंट, जो उस फॉर एग्जांपल सॉरी उसको मेट्रोपॉलिटन कहा जाता है, जो लोग मास्टर्स हैं और जो के कॉलोनीज में रहते हैं, उनकी मोरालिटी शायद डिफरेंट है, उनके सोर्सेज ऑफ नॉलेज भी डिफरेंट हैं। तो आई थिंक कि अगर वो अपना स्टैंडर्ड इसी पे इंपोज करते हैं तो इट इज अ काइंड ऑफ एपिस्टेमिसाइड के ये उन लोगों के सोर्सेज ऑफ नॉलेज की किलिंग कर रहे हैं जो लोग इस दूसरे वर्ल्ड में है, जो लोग इस साउथ में है फॉर एग्जांपल। सो यहां पे फिर अगेन वो क्वेश्चन, सो लिव एंड लेट लिव, हाँ ये शायद एक पॉसिबल आंसर है, बट आई वुड से कि it should not be a personal answer in the sense that, for example, live and let live should not be limited to individual. It should be limited to the community. Okay, for example, हर एक community को रहने का हक है the way they want, right? I'm not saying, ये बात याद रखें, मैं हरगिज ये क्लेम नहीं करूंगा कि एक इंडिविजुअल की अपनी मोरालिटी होती है, मैं इस पे बिलीव नहीं करता, टू बी वेरी फ्रैंक। आई थिंक हम सब कनेक्टेड हैं एक कम्युनिटी के अंदर, और हम जो भी चीजें डिराइव करते हैं वो हमारी अपनी नहीं होती, वो दूसरों से हम डिराइव करते हैं। दैट्स व्हाई आई बिलीव इन द इंटर सब्जेक्टिविटी ऑफ मोरालिटी, के मतलब देयर इज नो सच थिंग एज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, एवरीथिंग इज इंटर सब्जेक्टिव, राइट? इंटर सब्जेक्टिव का मतलब यह है कि कोई भी क्लेम, चाहे वो मोरल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो, वो सारे हम एक दूसरे से सीखते हैं, वो हम एक दूसरे के साथ ही कनेक्ट करते हैं, वो लाइक अकेले तन्हाई में किसी के साथ नहीं होता। ठीक है, एनीवे आई विल टॉक अबाउट दैट सम अदर। इंडिविजुअल मोरालिटी, मेरी मोरालिटी अपनी हो सकती है, आपके लिए एक चीज उस मेयार पे पूरा नहीं होती है, क्या ये डिफरेंस नहीं हो गया मेरे अपना नॉलेज के मुताबिक? मैं नहीं चाहता कि मैं भी इस पे मजीद बात करूं, ठीक है? नेक्स्ट टाइम मैं किसी और डिस्कशन में फिर, क्योंकि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट इट इज स्टिल, ये बात याद रखें कि ये डिस्कशंस हमारे आगे भी होंगी, लाइक या these discussions are not here final, but मैंने जस्ट आपको अपना पर्सपेक्टिव बताया कि आई बिलीव इन द थिंग्स ऑफ इंटरसब्जेक्टिविटी। okay, just let me admit, okay, सो इसी पर्सपेक्टिव को कि फॉर एग्जांपल आप रियलिटी के बेस पे एथिक्स डिराइव करते हैं या एम्पेरिकल चीजों से एथिक्स डिराइव करते हैं, इसको कहते हैं एथिकल नेचुरलिज्म। ये आप देख सकते हैं इसी 6th स्लाइड के ऊपर, ये टर्म शायद नेल्सन ने कॉइन किया है कि एथिकल नेचुरलिज्म के डिराइविंग वैल्यूज फ्रॉम प्योरली फैक्चुअल और एम्पेरिकल कंसिडरेशन वी मे टर्म एथिकल नेचुरलिज्म। And to the extent that modern political science deals with ethical considerations at all, it does so largely from a naturalistic point of view. In this, modern political science is here to a way of thinking first initiated by Machiavelli. जो Machiavelli का perspective है practical real politics,
उसी से ही शायद ये चीजें डिराइव करती हैं। तो मैं आपको एज एग्जांपल दे सकता हूं कि यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ डिप्लोमेसी इन डिफरेंट स्टेट्स के हर एक स्टेट ने अपनी डिप्लोमेसी के कुछ रूल्स बनाए हैं फॉर एग्जांपल, और वो डिप्लोमेसी के रूल्स मोस्टली डिराइव होते हैं उनके रियल प्रैक्टिकल सर्कमस्टेंसेस पे, ठीक है। मोस्टली फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल के तौर पर मजीद देख लें, चाइना की डिप्लोमेसी फॉर एग्जांपल, वो अपने आप को एक प्रैग्मेटिक सेंस में देखते हैं, ठीक है। अगर आप अमेरिका के डिप्लोमेसी को देखें तो वो रियल और आइडियल के का एक ब्लेंड है समहाउ। समटाइम्स बहुत ज्यादा रियलिस्टिक बन जाती है, समटाइम्स बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक। फॉर एग्जांपल जिमी कार्टर के एडमिनिस्ट्रेशन की आप देख लें, एक आइडियलिस्टिक किस्म की थी, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ हिज रिजीम वो फिर रियलिस्टिक बन गए। सिमिलरली डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स या डेमोक्रेटिक पार्टी के पॉलिटिक्स जो अमेरिका में है वो मोस्टली आइडियलिस्टिक हैं। बट अगेन I'm saying these these different strategies from the perspective of reality, कि जिस तरह वो रियलिटी को देखते हैं, अपने सिचुएशन को देखते हैं, उसी के बेस पे ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे लिए ऐसे किस्म के खास एथिक्स हैं जिस पे हम बिलीव करते हैं, ठीक है। सो ये एथिकल नेचुरलिज्म जो आप एम्पिरिकल चीजों के बेस पे डिराइव करते हैं। Indeed, from Machiavelli, on the whole terminology of political philosophy changes. A terminology no longer premised upon the classical concept of ethical virtue, but upon the empirical facts of politics alone. ठीक है, अब जितने भी मॉडर्न पॉलिटिक्स हैं, जिसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं स्टेट के अंदर, वो मोस्टली डिराइव होते हैं इसी बेसिस पे। जितने भी फॉर एग्जांपल आप पावर का टर्म यूज करते हैं, और आप लोगों ने सुना भी होगा कि मतलब पीपल talk about politics in terms of power. They consider politics a kind of power, right? So why? Because that is how they see the real world. That is how they derive this idea of power from practical circumstances. And as we have seen, the key term of modern naturalism is power, a concept of minimal importance to the classical thinkers. पुराने लोगों के लिए power शायद या evil, वो उसको एक ऐसी चीज कंसिडर करते हैं जिसके करीब वो जाना पसंद नहीं करते थे। बट जो मॉडर्न लोग हैं, जो मॉडर्न पॉलिटिक्स को इवन आप देखें, यहाँ पे जो कंसेप्शन है पावर का वो काफी डिफरेंट है, ठीक है। व्हाई? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन दिस रियल पर्सपेक्टिव, द रियल पॉलिटिक्स, but one that is central to almost all modern political thought down to our own day. Indeed, as we shall see in the following chapters, most of the key terms of modern political theory, such as sovereignty, natural rights, individualism, consent, to name but a few, are themselves framed within the larger conceptual context of power. So you can see कि जितने भी terms हम देखते हैं modern vocabulary में political science की, वो इसी के बेस पे हैं, ठीक है। So again, ये एथिकल नेचुरलिज्म या ये रिकंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ पावर जो मैकियावेली कर रहे हैं, these are the things that makes Machiavelli unique, right? So like we are giving him a tribute, or you can say we are praising him for giving us these concepts, but थोड़ी सी यहाँ पे उसका वो भी करते हैं, पोस्टमार्टम भी करते हैं कि उसका प्रॉब्लम क्या है। नंबर प्रॉब्लम है जो कि एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स बने हैं, और वो है एपिस्टेमोलॉजी। मैकियावेली एक फिलोसोफर नहीं है, उनकी कोई फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है उसकी फिलोसफी की। वो जस्ट स्टेट को एज एन एंड कंसिडर करते हैं। स्टेट के उसकी सारी फिलोसफी स्टेट से स्टार्ट होती है और स्टेट के अंदर ही खत्म होती है, इससे आउटसाइड उसका कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द biggest problems of Machiavelli, ठीक है। So I call that, and even Brian R. Nelson says that this is the problem of epistemology, right? Here we may begin a brief critique of Machiavelli. For a while he initiated the modern language of political theory. He was largely unaware or unconcerned about those epistemological assumptions from which the language was derived. His empiricism and naturalism, for example, are the consequences of his interest in studying real politics firsthand, not of any philosophical principles. Whereas a Plato or an Aristotle began with metaphysical and epistemological concepts from which they derived their philosophies of politics. Machiavelli begins with politics and ends there, leaving his assumptions about the nature of and the basis of knowledge implicit in his political analysis. So
I would say कि for example he might talk about ethics, he might talk about power, but he has no clue whatsoever के पावर की क्या एपिस्टेमोलॉजी है या पावर के क्या मेटाफिजिक्स है, ठीक है। वो इस पे ना तो कंसर्न है ना उस पे वो बात करता है, ठीक है। लेकिन आप मुझसे फिर ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैं तो उसमें कीड़े निकाल रहा हूं, लेकिन व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाई आई एम सेइंग दिस, लाइक क्या इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या निकलता है। तो कंसिक्वेंटली आई एम मेकिंग दीज सर्टेन प्रॉब्लम्स हियर कि जो कि इसी आइडिया से कि उसकी एपिस्टेमोलॉजी नहीं है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स निकलते हैं। नंबर वन ए प्रॉब्लम, he assumes the state as an end of itself, not providing any philosophical justification for the existence of the state. But the state can be its own justification only so long as we assume there is no broader ethical standard by which to judge it. An assumption that Machiavelli clearly holds to, but never makes explicit. As such, he never offers any philosophical justification for the state as an end in itself. और शायद ये आइडिया के स्टेट एज एन एंड इन इटसेल्फ एक आई वुड से कि ये लोगों के ऊपर एक इम्पोजिशन करना है ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। कि फॉर एग्जांपल चाहे मॉडर्न लोग हों यूरोप में, या चाहे फॉर एग्जांपल नॉन यूरोपियंस हों, उनके लिए मैकियावेली कोई अहमियत नहीं रखता, इन द सेंस क्योंकि उन लोगों के लिए एपिस्टेमोलॉजी मैटर करती है, एक आम आदमी के लिए एपिस्टेमोलॉजी मैटर करता है इन द सेंस कि उनका अपना एक एथिकल मॉरल स्टैंडर्ड होता है जिस पे वो बिलीव करता है। मतलब मॉडर्न मैन चाहे, अगेन दिस इज ट्रू के मॉडर्न मैन इज इन द सर्च ऑफ सोल और उनके लिए बहुत से प्रॉब्लम्स है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन टू बी वेरी प्रिसाइज, हर एक कम्युनिटी दुनिया में जितनी भी है वो जरूर अपने लिए कोई एथिकल स्टैंडर्ड तलाश करती है जिसके बेस पे वो क्राइम एंड पनिशमेंट डिराइव करते हैं, जिसके बेस पे वो अपने लिए सिविल सोसाइटी की तलाश करते हैं। मैकियावेली यहाँ पे फेल होते हैं, वो जस्ट हमें स्टेट का जिक्र करते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं, बट ही नेवर ऑफर्स एनी कंक्लूसिव आर्गुमेंट कि जिसको मैं एक्सेप्ट कर लूं, उसकी कोई खास राइट एंड रॉन्ग की फिलॉसफी वो नहीं है, एक एम और अगेन बन जाती है यहाँ पे, ठीक है। अब पेगन भी हम नहीं रहे तो मेरे लिए उनकी पॉलिटिक्स मैटर नहीं करते। ये क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा एक सोसाइटी में रहता है, उनकी अपनी पोजिशनैलिटी क्या है। अगर मैं पेगन हूं लेट्स सपोज, ठीक है, और मेरा स्टेट का अपना एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन मेरी लार्जर सोसाइटी पेगन नहीं, और मैं उनके ऊपर अपनी आइडियाज इंपोज कर रहा हूं या उनको दे रहा हूं, मेरे ख्याल में मैं कोई सही काम नहीं कर रहा। बिकॉज सबसे पहले तो मेरा और उनके दरमियान जो दरार है वो एपिस्टेमोलॉजी का, वो जब तक सेम नहीं होगा, I will be just a master. I won't be a participator, right? I won't be contributing in that community. Actually, it's very difficult for me to absorb all of these things because I consider this man as one of my heroes. I learn a lot from him. Yeah, that's fine. That's fine. But I'm talking about the application, right? Application पर इसका impossible. But इसलिए भी even आज हम politics को इसी क्या कहते हैं उस स्केप्टिकल नजरों से देखते हैं ना पॉलिटिक्स को, कि पॉलिटिक्स हमारे लिए क्या है, मतलब सारा लोग उसको रिड्यूस करते हैं टू धोखाधड़ी, रिड्यूस करते हैं ना टू धोखाधड़ी। व्हाई? बिकॉज इसमें वो मैकियावेलियन ब्लेंड, ठीक है, जो कि शायद हमारे सोशल ऑर्डर के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा। एनीवे, नंबर बी जो दूसरा प्रॉब्लम है इसके अंदर, बट लेट मी चेक अगर आपका कोई क्वेश्चन है। शाहजेब आपको आवाज लो, और आई एम नॉट श्योर, अगर बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम है तो आई कैंट हेल्प यू पीपल, बिकॉज यू नो मेरा तो हैंड्स फ्री भी काम नहीं कर रहा, आई एम नॉट श्योर कि क्या इशू है। एनीवे, सो look at the 8th slide, number B. It is because of Machiavelli's failure to probe these deeper epistemological and ethical questions that he himself becomes an uncritical exponent of the emerging nation states. अब यहाँ पे तो वो बहुत बड़ा चैंपियन है इस आइडिया का कि नेशन स्टेट्स आर द ओनली वन दैट कैन सर्वाइव, फॉर एग्जांपल, दैट कैन मेंटेन देमसेल्व्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। बट वो इसी
इसी फेलियर की वजह से कि उनकी कोई एपिस्टेमोलॉजी नहीं है, इसी की वजह से वो अनक्रिटिकल रहता है। वो खुद भी अपने ही उस अनक्रिटिकल थॉट का शिकार हो चुका है कि द लास्ट चैप्टर में ऑन द प्रिंस, अनलाइक द एम्पिरिकल एंड कूली लॉजिकल चैप्टर्स दैट प्रीसीडेड, is a strident and emotional appeal to Lorenzo the Magnificent to unite Italy, for example। ये जो लोरेंजो को इतना बड़ा वो दे रहा है कि वो इटली को यूनाइट कर ले, फॉर एग्जांपल, ये उसका एक अनक्रिटिकल स्टैंड है, ठीक है। डिस्पाइट द फैक्ट के मॉडर्न लोग अपने आप को जितने भी क्रिटिकल कंसिडर कर ले, वो अपने आप के ऊपर क्रिटिक नहीं कर रहे, लाइक इन हियर इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कि you don't see that that experimental, or for example that idea of scrutiny within Machiavelli, कि Machiavelli खुद अपने आइडियाज के ऊपर क्वेश्चन नहीं करता, उसका प्रॉब्लम यही है। और वो क्यों क्वेश्चन करे? Machiavelli commits the fatal mistake of violating his own most fundamental rule of political analysis. Rather than stripping himself of all illusions, he uncritically accepts the greatest illusion of the modern age. Ironically, Machiavelli is a prisoner of the very nationalistic illusions he helped create, and that he believed, if only in an unformed and half-conscious way, were a sufficient justification for the state or for the actions of his virtuous prince. वो तो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर पॉलिटिक्स को ऐसे पेश करने की कोशिश कर रहा है कि शायद ये इल्यूजन से पाक है, लेकिन जब आप ओनली एम्पिरिकल चीजों के पीछे भागते हैं तो वो शायद इल्यूजरी है, इसलिए आप उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहे। अगर आप उसके ऊपर क्वेश्चन करते, देन यू वुड फाइंड आउट कि क्या मेरा जो एजम्पशन है नेशनलिज्म का या एक नेशन स्टेट का, क्या वो ठीक है या गलत है, ठीक है। Anyway, despite the fact that Machiavelli is concerned with the modern state, he fails to consider the large organization structure of the state। ये एक अलग इसके अंदर प्रॉब्लम बन जाता है कि वो स्टेट के साथ इतने ज्यादा ऑब्सेस हैं कि वो रिजल्टेंटली वो स्टेट की फॉर्मेशन या स्टेट के अंदर की रियल जो सोशल सिस्टम है उसको वो इग्नोर कर रहे हैं, या स्ट्रक्चर है उसके बारे में वो कुछ हमें नहीं ऑफर कर रहे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, no, not last one, but the second last, he draws on the pre-Medici Florence and Roman republics as models for uniting the Italy. However, such models were not quite appropriate. वो appropriate इसलिए नहीं थे क्योंकि उनका अपना एक subjective वर्ल्ड था, एक डिफरेंट किस्म का वर्ल्ड था रोमन्स का, और ये यहाँ पे एप्लीकेबल फिर नहीं थी क्योंकि उनके लिए जरूर कोई स्टैंडर्ड था, वो एक एपिस्टेमोलॉजी रखते थे, रोमन स्पेशली। But again, hence he fails to discuss adequately the new role of citizenship in the modern state. उसने citizenship पे कोई specific और adequate बात नहीं की। Mechanism of representation, लोग कैसे participate करेंगे state के अंदर, इसके ऊपर कोई clear बात नहीं है। The limit of the central power, इस पे कोई बात नहीं है। And conversely, the rights and liberties of the subjects, इस पे कोई clear बात नहीं है। Just वो अपनी तरफ से बात चीजें assume कर रहा है, practically उसको नहीं देख रहा। Issues that would inform the whole debate over the nation state in the centuries to come, क्योंकि आगे के दौर में ये वो प्रॉब्लम्स थी जो कि बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई बाय द रेस्ट ऑफ द फिलोसोफर्स। और अगर आप ये जो जितना क्रिटिसिज्म मैंने किया, अगर आप इसको बाय नहीं कर रहे, इट्स ओके, लेकिन जो फाइनल पॉइंट है, जो कि मेरा अपना पॉइंट है, आई थिंक ही मिसअंडरस्टैंड्स पावर। Power is not only reduced to influence or compulsion, or for example violence is opposite of power, I think power एक continuity है, continuity between the ego and the alter, between me and you। मैं आपके ऊपर power exercise कर रहा हूं not to degrade you but to enhance you, and resultantly that will reflect back on me because I want that। for example, अगर मैं आपको obedient कर रहा हूं, in other words मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात सुने, let's suppose,
तो अगर आप मेरी बात सुनते हैं तो आई एक्सरसाइज माय पावर ऑलरेडी। आपके सुनने की सलाहियत मेक्स मी पावरफुल, बट इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आप मुझे सुन रहे हैं तो आप डिग्रेड हो रहे हैं। इट डजंट मीन दैट, राइट? It can be good for you listening to me, for example, but I want you to listen to me because I want to be powerful. That is what with all of us. Okay, इसलिए मेरे ख्याल में power is not that thing जो मैकियावेली assume कर रहे हैं. I think power is a productive thing. Power is a positive thing. Power is not that thing के जो कि शायद वो sometimes equalize करते हैं with violence. Violence से आप एक दूसरे बंदे को खत्म करते हैं. I think violence is the weakness of power. जब आप बहुत ज्यादा वीक होते हैं ना, तब आप वायलेंस करते हैं. वो क्या कहते हैं कि वायलेंस इज द लास्ट रिजोर्ट. वो तब होती है कि व्हेन यू अंडरस्टैंड कि आप अपना पावर मेंटेन नहीं रख सकते, इसलिए आप उस बंदे को क्रश करते हैं. ये क्रश करना shows your weakness. It doesn't show your power. Right? Anyway, मैं आप लोग के साथ इस पे बात करूंगा in person क्लास में. ठीक है? You are a very soft-hearted guy. Anyway, I owe you people a discussion on power. मैं आप लोग के साथ इस पे बात करूंगा डिटेल में किसी दिन. I will talk to you about the logic of power, the semantics of power, the metaphysics of power, the ethics of power and the politics of power. मैं इस 5 dimensions से आप लोग के साथ इस पे डिस्कशन करूंगा और मैं आपको प्रूव करूंगा कि मैकियावेली is totally wrong about power. Right? Anyway, let's come to the conclusion. But let me check. Okay, there are questions, I think. Okay, so Marva says, whoever is in the background is right. Okay, ये sorry, Marva, ये मेरे साथ आपके दो फ्रेंड्स हैं, नवीद और इसरार हैं. तो उनके साथ प्रॉब्लम था वाईफाई कनेक्शन का, तो वो यहाँ ऑफिस में मेरे साथ बैठे हैं, इसलिए शायद आपको थोड़ा सा. बट एनीवे, आई होप कि आपको मेरी आवाज आ रही है, आप मुझे सुन रहे हैं. Anyway, I think the whole problem lies in considering him as a philosopher, although he was a diplomat. Yes, Shazib, you may write about that. He was not a philosopher. It is true. He has no any philosophical baggage. Okay, would Machiavelli make a distinction between good power and bad power, if there is such a conception? First of all, there is no such a conception, because there is a positive power and there is a negative power. But positive and negative is a totally different thing from good and bad, right? But again, I told you, मैं इस पे बात करूंगा आप लोग के सामने. But Machiavelli never considers that. He considers power just वो power को वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं यार, वो बहुत सॉलिड किस्म की चीज कंसिडर करते हैं. मेरे ख्याल में पावर एक सॉलिड चीज नहीं है. द वे ही थॉट अबाउट इट, वो उनको वायलेंस के साथ कनेक्ट करते हैं, जो उनकी बहुत बड़ी गलती है. ठीक है? बट एनीवे, some are successful in being powered by force. By force, again I told you, Mariam, this is not power. ये उनकी वीकनेस है. ये इसलिए फोर्स यूज करते हैं. फोर्स हमेशा से वीक बंदा यूज करता है. ठीक है? ये बात याद रखें. एक स्टैंडर्ड आपको बताता हूं पावर के बारे में. पावर हमेशा साइलेंस में एक्सरसाइज होता है. जिस सोसाइटी में साइलेंस होता है ना, वहां पे सबसे ज्यादा पावर होता है. जिस सोसाइटी में सबसे ज्यादा डिसरप्शन होती है, उसमें पावर बहुत वीक होता है. पावर एब्सेंस में एग्जिस्ट करता है. एब्सेंस में ये नजर नहीं आता. राइट? इट्स सच अ मिस्टीरियस थिंग, राइट? एनीवे, सो दैट्स व्हाई मरियम, आई वुड से नो. वहां पे अपराइजिंग है, वहां पे रेजिस्टेंस है, और वो उस रेजिस्टेंस को खत्म नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई दे रिजोर्ट टू फोर्स. Anyway, let me jump to the conclusion. The importance of Machiavelli as a political thinker is not to be denied. Yeah, of course, I agree. All of our criticism have to do with the fact that he is a transitional figure in the history of Western political thought. यहाँ पे थोड़ा सा हम उसके साथ सॉफ्ट भी होते हैं, in the sense के
इट इज ट्रू, वो एक ट्रांजिशनल टाइम में था, उनको बहुत सी चीजें क्लियर नहीं थी। हम अब देख सकते हैं उनको कि फॉर एग्जांपल कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है इस सोसाइटीज के अंदर। Like the Renaissance itself, Machiavelli stands midway between the old medieval world and the new emerging order we call modern. And like most transitional thinkers, he is both prophetic and backward looking. Yeah, that's a very good thing about him. कि पुराने क्लासिकल वर्ल्ड को भी देखता है, फॉर एग्जांपल लोरेंजो रोमन्स, उन लोगों को भी देखता है, और एक मूविंग फॉरवर्ड का भी कंसेप्शन देता है। सो वी शुड अप्रिशिएट हिम ऑन दिस पॉइंट, और इसलिए हमने कोर्स में इंक्लूड किया है कि वो हमें एक नई विजन जरूर देता है। दिस लार्जली एक्सप्लेन्स व्हाई Machiavelli has a vision of the future political order, yet an imperfect understanding of what it will look like. So of course imperfect है, लेकिन जरूर एक विजन रखता है। We should add in conclusion that Machiavelli's vision encompassed more than politics. It is a vision of humanity loosed from medieval traditions and constraints, including ethical constraints, freely shaping its own destiny. So yeah, it's a vision of humanity. Yeah? The great Renaissance historian Jacob Burckhardt noted that the thinkers of the Renaissance viewed the state as a work of art. This is precisely how Machiavelli saw it, as something made by human beings and shaped to serve human purposes. So वो इस स्टेट को as a work of art देखता है, और शायद इसी वजह से उसकी थिंकिंग इसी तरह है, the way we think about him. Finally, there is a little discussion about virtue and fortune, या fortuna जिसको वो कहते हैं उनकी लैंग्वेज में, इटालियन लैंग्वेज में। virtue वही चीज है जो वही पुराने वक्तों से वो virtue का पॉइंट आ रहा है, लेकिन मैकियावेली के लिए virtue जिसको उनके लैंग्वेज में virtu कहा जाता है, वो वही बोल्डनेस या एडेसिटी, करेज, इंटेलिजेंस, फॉरसाइटनेस का नाम है। कि मतलब उनके कहने का मकसद यह है कि मॉडर्न वर्ल्ड में इंडिविजुअल अपने आप को ऐसा कंसिडर करे कि उनके पास वर्तु है, वो वर्चू जो कि वो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस पे अपने आप को एनहांस करता है, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस पे अपने आप को नए सिचुएशन के साथ अडॉप्ट करता है। ठीक है, सो ये जो कुछ चीजें हैं, बोल्डनेस, ऑडेसिटी, करेज, इंटेलिजेंस, फॉरसाइटनेस फॉर एग्जांपल, ये मैकियावेली के लिए मैटर करती हैं। और मैकियावेली वुड से कि नो डाउट के फॉर्चून भी एक फोर्स है। ही सेज के फॉर्चून एक ऐसी चीज है जो कि वर्चू को, इस वर्चू को जो कि उसका वर्तु है, उसको लिमिट करता है। मतलब लक, आसान अल्फाज में किस्मत कुछ भी कर सकता है हमारे साथ। लेकिन ये वो प्रिंस के लास्ट चैप्टर्स में भी बताता है कि हमारा काम एक उस कश्ती चलाने वाले की तरह है कि हम स्टीयरिंग करते हैं, बट वी लुक एट द राइट ट्रैक, वी लुक एट द राइट डे फॉर एग्जांपल, और उसमें हम समंदर में तैरने की कोशिश करते हैं ना। मतलब वी लुक आउट, वॉच आउट फॉर द नेचुरल डिजास्टर्स, and we try to be brave to face the natural situation. So this is what he called virtue or virtu, right? So he says that allow human beings to shape and control events that Machiavelli praises. Yet on the other side of virtue, and standing opposed to it, is what Machiavelli calls fortuna, fortune, fate. Perhaps comes closest to encompassing his sense of this term, for it comprises all those events that people can neither foresee nor control. तो किस्मत को हम उसके ख्याल में, या फॉर्चून को हम शायद कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी वर्च्यू को कर सकते हैं, उसको पॉलिश कर सकते हैं। That's why Machiavelli's new vision is optimistic. It is one that at the same time recognizes human limitations. वो ये एक्सेप्ट करता है कि शायद हम imperfect हैं, ठीक है। But what is the extent of these limitations? To what degree can fortuna be controlled by virtue? These questions form the great underlying theme that runs like a thread throughout the Prince and discourses. ये जितने भी उन्होंने अपनी तरफ से जो suggestions और principles और ideas दिए हैं, ये इसी virtue और fortune के दरमियान ही रहते हैं। मतलब वो आफ्टर ऑल प्रिंस को एक virtue वाला बंदा दिखाने की कोशिश करता है, और
को चाहता है कि वो एक वर्चू वाला बंदा हो, ठीक है। These questions, okay, and the general conclusion to which Machiavelli adheres is this: while the great political leaders can to some degree control the effects of fortune by virtue, that is by intelligent foresight and planning, the control is always imperfect, right? He accepts के control हमेशा से imperfect ही रहता है. The human world can never be completely mastered. It will always be at bottom unpredictable. Like the classical thinkers, Machiavelli has a cyclical view of history that holds that societies periodically rise and decline. These cycles and the chaos of events are never within the power of human beings to control completely. So उनके कहने का मकसद ये है कि हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट वी शुड नो कि हमने कैसे स्टीयरिंग करनी है, हमने किस तरह नेविगेट करना है इस अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड के अंदर. दैट इज हाउ ही थॉट अबाउट इट. और उनकी जो इनकम्प्लीटनेस है उसको कंप्लीट करेंगे थॉमस हॉब्स, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है. सो लेट मी सी, अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो दैट्स गुड. मैं जरा रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूं यहाँ पे.